मैनपुरी, जहाँ से मुलायम सिंह यादव पहली बार जीतकर पार्लियामेंट में गए थे और सीधे रक्षा मंत्री बने थे, और लालू ने अड़ंगा नहीं लगाया होता तो उसी झटके में प्रधानमंत्री भी बन गए होते। वो नेता है, लालू यादव आज भी नेता है, यादवों का नेता है, मुसलमानों का नेता है। कि उस इत्र की नगरी से परिवारवाद का बजबजाती हुई बदबू सामने आ रही है। इसलिए काउंटर कर रहा हूं, समाजवाद से परिवारवाद को मत जोड़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, बाबा, विचित सर और पुर्णेंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, और उस लखनऊ की सियासत पे मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने आज नामांकन भरा है कन्नौज से। कन्नौज की सीट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से उनकी पत्नी एक बार हार चुकी हैं, उनके परिवार का गढ़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे क्या पत्नी का बदला लेंगे अखिलेश सुब्रत पाठक से, क्योंकि सुब्रत पाठक इस समय मौजूदा सांसद भी और फिर से बीजेपी ने उन्हें सीट भी दिया है। एक सवाल ये है कि आप बदला लेने के लिए खड़े हैं, पता नहीं बदला लेने के लिए खड़े हैं या वापस अपना गढ़ बचाने के लिए, लेकिन ये बात तो तय हो गई सुमित सर कि परिवार का ये झलक इसमें भी दिखने शुरू हो गई है। अभी हम बिहार की बात करें तो वहाँ भी परिवारवाद है और यहाँ पे भी परिवार आपको दिख रहा है। क्या ये दूसरी पार्टियों के लिए एक मौका है कि जो सपा है उसको घेरने के लिए उनके पास अच्छा मौका मिल जाता है कि भाई परिवारवाद इन पे अभी भी हावी है, जबकि परिवारवाद पे इतना अटैक किया जा रहा है? आपने सीधे परिवारवाद में सवाल पूछ लिया। मैं तो डिम्पल को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे उस पर चर्चा करना चाह रहा, डिम्पल का बदला ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे उस पर चर्चा करना चाह रहा था। खैर, पहले परिवारवाद की बात कर लेते हैं। कांग्रेस और सपा का अलायंस है। 63 सीटों पर सपा लड़ रही है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है यूपी में। 63 में से 5 सीटें परिवार में चली गई, सिर्फ 63 में से 5 परसेंटेज आप निकाल लीजिए। अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, डिम्पल लड़ रही हैं, धर्मेंद्र लड़ रहे हैं, आदित्य लड़ रहे हैं, अक्षय लड़ रहे हैं, चचेरे भाई लड़ रहे हैं, भतीजे लड़ रहे हैं और बीवी लड़ रही है। इन परिस्थितियों में देखो, एक बात बार बार विचित्र अपने शो में कई बार बोल चुके हैं, उन्हीं की बात चुरा रहा हूँ मैं आपकी इजाज़त से, कि और कोई यादव नहीं मिलता और कोई आपके समाज में और कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप आगे बढ़ा सकें। क्यों अपने परिवार पे इतने डिपेंडेंट हैं? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र, अक्षय, डिम्पल या ये लोग काबिल नहीं हैं। हो सकता है कि ये काबिल हों, पर क्या और समाज के, अपने यादव समाज के और तबके के लोगों को ढूंढने की कोशिश की गई कि नहीं की गई? क्या कोई पैनल बना कि नहीं बना? क्या कोई नाम जमीन से निकल कर आए कि नहीं आए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सब अगर अब नहीं हो रहा, सीधे आप अचानक पहले अपने भाई का नाम अनाउंस करते हैं, तेज प्रताप का, फिर अब इसकी भी एक कहानी है, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मुझे सपा के सूत्रों ने बताया, तेज प्रताप लालू यादव के दामाद हैं। लालू यादव का दबाव था कि तेज प्रताप को चुनाव लड़ाया जाए, तो इसीलिए सीट का अनाउंसमेंट बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। ये सीट, क्योंकि जैसे आपने बताया, ये सीट गढ़ मानी जाती है। अब इस पर मुलायम सिंह भी रहे हैं, अखिलेश भी रहे, डिम्पल भी रही। ये माना गया कि इस पर ऐसी सीटें जो ज़्यादा सुरक्षित है कंपेयर टू और, तो इस पर तेज को लड़ा देंगे। अखिलेश नहीं चाहते थे और लोकल यूनिट जो सपा की है वो नहीं चाहती थी तेज प्रताप यहाँ, क्योंकि तेज प्रताप यहाँ पर काम करते हुए नहीं देखे गए हैं। बहुत तेज प्रताप को मैं बहुत पहले मिला था तो बहुत ही सज्जन टाइप के लड़के हैं, उनमें राजनीति उनके अंदर दिखती नहीं है। मैं उस वक्त, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब खैर हो सकता है बदल गए हों। तो इस सीट पर लालू का दबाव था कि उनके दामाद को टिकट दिया जाए। दूसरा दबाव एक और था बाबा, इंटरेस्टिंग, कि जो स्थानीय लोग थे वो ये चाहते थे या तो डिम्पल लड़े या अखिलेश लड़े और कोई ना इस परिवार में, क्योंकि अंदर वहाँ पे बहुत सर फुटबल थी। किसी एक कोई विधायक है वहाँ की, रेखा वर्मा, उनका नाम चल रहा था और वो बड़ी मजबूत कंटेंडर मानी गई कि वो उनका नाम, अखिलेश ऑलमोस्ट के नाम पे फाइनल थे। लेकिन लालू जी के दबाव में, जो मैंने सुना, लालू जी के दबाव में उन्होंने तेज प्रताप का नाम दिया। जैसे ही तेज प्रताप का नाम आया तो वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सपा के अपने लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया यादव परिवार के उम्मीदवार के नाम के ऊपर, तो एंड मौके पर नाम चेंज करना पड़ा। और ये मुझे लगता है कि ये पूरी रणनीति थी प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। उनकी ये पूरी प्लानिंग रही कि लालू को खुश भी कर दिया कि आपके दामाद को दे दिया, वहाँ प्रोटेस्ट भी हो गया कि नहीं हमको तो अखिलेश ही चाहिए, और अखिलेश को लड़ा दिया। खैर, जो भी हुआ, अंत में तो अब अखिलेश यादव मुकाबले में है। मेरा जब कंफर्म हुआ तो मैंने बाबा को यही बोला दोपहर में कि अब चुनाव में कुछ तो दिलचस्पी आई, कुछ बड़े चेहरे तो उतरे उत्तर प्रदेश में। अब ये आ गए हैं, डिम्पल है, धर्मेंद्र का चुनाव भी आजमगढ़ में बड़ा अच्छा लड़ रहा है धर्मेंद्र। इन परिस्थितियों में अगर राहुल और प्रियंका भी मान लीजिए आ जाते हैं अमेठी रायबरेली से, या दो में से एक भी आ जाता है, तो मज़ा तो आएगा ना चुनाव कवर करने का। वरना लग रहा था कि क्या हो रहा है यूपी में, चुनाव ही नहीं हो रहा, हम यूपी के लोग क्या करेंगे? अब बाबा जाएंगे। बाबा तो जाएंगे, लेकिन जो आपने परिवार से शुरू किया, एक टिप्पणी उस पर करता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि अब परिवार को ना लड़ाए तो कहाँ से ज़्यादा ढूंढ के लाए, हार जाए तो फिर आप कहेंगे देखिए सीट हार जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है कि परिवार से लड़ाएंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन
थोड़ा सा जीत का प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़िया। एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। अब यही कहानी आप बिहार में देख लीजिए। लालू यादव की दो बेटियां जो है वो चुनाव मैदान में है, मीसा और रोहिणी। अब मीसा तो राज्यसभा में भी है। अच्छा, दोनों बेटे विधायक हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद में है। अब क्या करिएगा? लालू बन नहीं सकते। लालू नहीं बन सकते, वो तो जग जाहिर है। पार्टी के अध्यक्ष, मतलब पार्टी के वो बन सकते हैं वहाँ। ऑक्यूपाइड है सब। वो जो आजकल IPL चल रहा है, तो मैं आजकल उनको नॉन प्लेइंग कैप्टन बनाया। मैदान में नहीं उतर सकते, लेकिन टेनिस में होता है नॉन प्लेइंग कैप्टन, डेविस कप वगैरह मेंटोर। तो इस ढंग से देखिए, यादव कुल की राजनीति ऐसे ही चलती है। यादव कुल की क्या, हर जगह हर स्टेट में जो क्षेत्रीय दल है ना, उनकी भी ऐसी चलती है। चाहे शिवसेना की ले लीजिए, चाहे NCP की ले लीजिए, जैसी भी है वैसे यही चलती है। आप सॉरी टोक रहा हूँ। कल मैंने शांभवी चौधरी का इंटरव्यू किया। अशोक चौधरी की बेटी है। अशोक चौधरी JDU के नेता हैं। मैं अभी आने वाला हूँ। नीतीश कुमार, मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार के मंत्री हैं। और शांभवी चौधरी 25 साल 10 महीने की महिला हैं, बच्ची हैं, दलित है, बच्चा आती हैं, यहाँ LSR से पढ़ी हुई हैं दिल्ली में। उनको टिकट दिया है चिराग पासवान ने। वो LJP-R की कैंडिडेट है, JDU की कैंडिडेट नहीं है। उनसे मैंने सवाल पूछा परिवारवाद पे कि आपके दादाजी थे महावीर जी, फिर पिताजी, अब आप तो तीसरी जनरेशन की है, परिवारवाद का इल्ज़ाम तो आप पे लगना चाहिए। तो वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि भाई परिवारवाद से होना गलत क्या है इसके अंदर। फिल्मों में देखिए एक परिवार के लोग आते हैं, राजनीति में देखिए एक परिवार के लोग आते हैं, तो परिवारवाद से होने में कोई गलती नहीं है। उन्होंने खुद ने माना। तो मैंने पूछा कि बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाती है। अब बीजेपी से पूछिए आप, इसको मैं क्या कह सकती हूँ। शांभवी चौधरी में एक कहानी वो भी है कि इस तरह से जो अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर वो JDU में पहले वो मंत्री बने, फिर JDU में शामिल हो गए, और आज के दिन सबसे नजदीकी हैं नीतीश कुमार के। जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, उसमें अशोक चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। अब उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिला दिया, चिराग पासवान। उसी सीट पर महेश्वर हजारी है, वो मंत्री है, वो भी JDU में मंत्री है। उन्होंने अपने बेटा को टिकट दिला दिया है कांग्रेस से, सन्नी हजारी। एक हमारे बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। वो तो बिरले इंसान है, मतलब ऐसा चिराग लेके आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। उनका काम रहता है किसी तरह मेरा राज्यसभा होना चाहिए। तो दूसरी बार राज्यसभा में आ गए। लालू जी के पार्टी में पहले होते थे, लालू जी का अपना सेवा भगत करके आ गए राज्यसभा में। उसके बदले उन्होंने क्या डील किया कि हमारा कोई भी कांग्रेसी विधान परिषद में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे विधान परिषद के लिए सारे जो कांग्रेस के नेता घूमते रहे दिल्ली में। एक दिन लिस्ट आ गई, सारे के सारे 2, 3, 4 विधान परिषद की सीट थे, वो सब RJD को दे दिया। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पिछली बार जब कांग्रेस ने उनके बेटा को टिकट नहीं दिया था, तो RJD से दिलवा दिए आकाश। इस बार जो है फाइनली जो है कांग्रेस ने टिकट दे दिया। वो इसी तरह से टिकट बांट के गए हैं यहाँ पे, जैसे जैसे जहाँ से मिला वहाँ से बांट दिया उन्होंने। तो आप सब समझदार हैं। तो ये अशोक चौधरी की बेटी हो गए, हजारी साहब का बेटा हो गया, अखिलेश प्रसाद सिंह का बेटा हो गया, लालू यादव के बच्चे हो गए। लालू यादव को तो दो ही ना है ना अभी। दो यहाँ, दो वो आगे चलिए ना। आगे चलिए। उसके बाद मीरा कुमार के बेटा हो गया अंशुल अभिजीत। वो पटना साहिब से लड़ेंगे। चिराग पासवान उनके बहनोई, जगदानंद सिंह के बेटे, सुशील कुमार सिंह जो औरंगाबाद के हैं, उनके पिताजी भी MP होते थे। अच्छा। कहते थे। और जीतन राम मांझी, वो पूरा फैमिली है, वो पूरा फैमिली है। तो बिहार में हर कोई परिवारवादी है। पर बीजेपी कौन? पटना वाले डॉक्टर साहब, हाँ विवेक ठाकुर, CP ठाकुर के बेटे, उनको भी वो नवादा से। तो बिहार में परिवारवाद कॉमन है। वो वहाँ हम सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। पारिवारिक, हमारा परिवार का सशक्तिकरण। हमारा परिवार मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे कैसे विश्वास? सही बात। यदि आप परिवार नहीं संभाल पाए, परिवार को मजबूत नहीं कर पाए, तो देश और समाज पहले बेसिक चीज है घर। बोलिए घर को मजबूत कीजिए। अपने परिवार को नहीं मजबूत करेंगे तो देश राज्य तो कैसे मजबूत होगा। तो अपने परिवार में पहले सबको टिकट दीजिए, उससे बच जाए, फिर देखा जाएगा। एक चीज बताइए बाबा, आप बड़ा कटाक्ष तो खैर बहुत हो गया। बिहार की जनता अब तो समझ रही होगी ना? नहीं समझती है, नहीं समझती है। तो उसको लालू यादव का जो है ना वो प्रतीक है।
मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू देख रहा था, आजकल काफ़ी चलता रहता है डिजिटल पे। वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि वो क्यों अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो क्यों किसी और यादव परिवार के आदमी का नाम नहीं प्रपोज करते कि वो मुख्यमंत्री हो सकता है, वो क्यों ऐसे अपने बेटे को आगे बढ़ाते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी बेटियां चुनाव हार गई हैं, इन्हीं का नाम क्यों आता है बार बार। एक एक्सपेरिमेंट वो नीतीश कुमार जी ने किया था जीतन राम मांझी, आपने देखा क्या हो गया बाद में जीतन राम मांझी जी को कितनी दिक्कत हो गई। तो बिहार में ये सब कोई इशू नहीं है, वो नेता है, लालू यादव आज भी नेता है, यादवों का नेता है, मुसलमानों का नेता है, क्योंकि अभी भी लोग वो पीढ़ी अभी खत्म नहीं हुई है जो मानती है कि लालू यादव ने वो ओबीसी को, उस मुसलमान को, यादव को और अदर ओबीसी को एक पहचान दी है। दूसरी तरफ एक नीतीश कुमार टाइप पॉलिटिक्स है, उन्होंने बड़े चालाकी से वो जो पिछड़े वर्ग को तोड़ करके और दलितों को तोड़ करके एक अपना वोट बैंक बनाया, खुद सुशासन बाबू बन गए, क्योंकि वो उनके आगे पीछे कोई बच्चा उच्चा नहीं है, तो उनकी ये छवि बनी कि ये कैसे भ्रष्ट हो सकता है, इसका तो कोई खानदान ही नहीं है, ये नहीं है, सुशासन बाबू बन के इसलिए इतना अलट पलट हो जाते हैं, रोटी की तरह आप अलट पलट के फुलाते हो लेकिन वही खाते वही हो। तो बिहार में तो वही है, जाएंगे कहाँ, वोट किसी को दीजिए नीतीश बाबू बनेंगे। तो अब ये नीतीश बाबू का बड़ा टेस्ट है, क्योंकि ये जो 16 सीट जो जेडीयू लड़ रही है ना, वो बड़ी दिक्कत में है और उसको टारगेट कर रही है आरजेडी और कांग्रेस भी। तो अभी जो समीकरण बिहार में बन रहा है, बीजेपी तो अपना सीट जीतेगी, 16 में 16, 17 में 17 भी जीत जाए, लेकिन ये 16 सीटें जो हैं ये फंस रही हैं और यहीं पे असली जंग है, बाकी डिबेट जो है वो पीछे। तो वापस 80 और 40 120 हुआ, मैं आपको वापस 80 पे लेके आना चाहता हूं। मैं 80 से ही बात शुरू हुई, अखिलेश यादव से, और कन्नौज इत्र की नगरी है, लेकिन ये देखिए कि उस इत्र की नगरी से परिवारवाद का बजबजाती हुई बदबू सामने आ रही है। ये तो एक सार्वभौमिक सच्चाई है, इत्र का शहर है वहाँ भी, जो नहीं है वहाँ भी। लेकिन बाबा ने एक बात नीतीश कुमार को लेकर कही, तो नीतीश की हम चाहे जितनी भी आलोचना करें, ये बात सही है कि उनका कोई वैचारिक पेंडुलम की तरह वो इधर से उधर झूलते रहते हैं, लेकिन वंशवाद को उन्होंने अपने तय नहीं ही बढ़ाया है। और अभी भी उस पर कम्युनल होने का दाग नहीं है, ये हाँ, भी एक अजीब बात है। कम्युनल होने का भी नहीं है, और वंश उनका बेटा है, उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ा है, और नीतीश कुमार जितने ताकतवर व्यक्ति हैं, अपने बेटे को लोकसभा या विधानसभा भेजना या राज्यसभा भेजना कहीं कठिन कार्य नहीं है। और उस बेटे को कहीं भी इंजीनियर होने से, अगर लालू यादव सिंगापुर में बैठी बेटी को ला करके बना देते हैं, तो वो न यादवों का सशक्तिकरण कर रहे हैं न पिछड़ों का, वो सिर्फ अपने परिवार का कर रहे हैं। तो परिवार का ही एम्पावरमेंट, हमारा संसार हमारा परिवार, और यही हमारा लोग। एक लाइन नीतीश के लिए और बोलूंगा कि उस आदमी में आप जितना भी कहें अलट पलट, हम लोग बोल देते हैं अल्टू राम पलटू राम, लेकिन आज के दिन भी यदि ईद हो जाए ना, बकरीद हो जाए कल को, वो स्कल कैप लगाएंगे और वो जाके आराम से बैठ के, और कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई मुसलमान भी उतने ही प्रेम से मिलेगा जितना बगल में कोई हिंदू नेता है। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप ये देखिए कि इन दोनों लोगों के परिवार में मूलतः क्या है, सारे पदों पर ये लोग भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, शिवपाल यादव चचा पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता, चचा शिवपाल यादव विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक चचा राम गोपाल यादव, पहले शिवपाल यादव ही खुद, और उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उनके पुत्र लड़ रहे हैं ये बदायूं से, अक्षय नहीं, आदित्य यादव, शिवपाल यादव के पुत्र हैं। राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल, बिल्कुल हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। राम गोपाल यादव राज्यसभा में जमाने से पार्टी का नेता बने हुए हैं, उनके पुत्र बदायूं कहाँ से लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं, अक्षय हाँ हार गए थे, बदायूं से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से लड़ रहे हैं धर्मेंद्र, और मैनपुरी जहाँ से मुलायम सिंह यादव पहली बार जीतकर पार्लियामेंट में गए थे और सीधे रक्षा मंत्री बने थे, और लालू ने अड़ंगा नहीं लगाया होता तो उसी झटके में प्रधानमंत्री भी बन गए होते। तो वहाँ से उनकी बहू लड़ रही हैं। तो परिवार के लिए चाक चौबंद कर दिया गया। मेरा एक सवाल है विचित जी, क्यों ना करे कोई परिवार के लिए चाक चौबंद, जब इतना कीनली फॉट इलेक्शन है,
तो यदि हम किसी और को सीट दे दें, वो सीट हार जाए, उससे यदि 10% चांस हमें लगता है कि इसको अक्षय को देने से या डिम्पल को देने से चांस बनता है, तो क्यों नहीं वो चांस लिया जाए, जबकि इस इलेक्शन को करो या मरो वाला इलेक्शन कहा जाए। बाबा ये इलेक्शन यही नहीं करो, ऐसा तो है नहीं कि ये इलेक्शन करो या मरो का हुआ है तब वो लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए हैं। जब करो या मरो नहीं था, जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण नहीं हुआ था, जब मात्र 27 साल के अखिलेश यादव को लालू विदेश में वो घूम रहे थे, अपनी पत्नी के साथ वो विदेश में घूम रहे थे, नई नई शादी हुई थी, और मुलायम सिंह यादव ने, अमर सिंह ने फ़ोन करके उनको बुलाया कि आओ तुमको कन्नौज से टिकट चुनाव लड़ना है। उस समय कौन सा दबाव था? ये इन लोगों को चाहिए कि भाई हमारे बाद कौन, हमारा परिवार। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति से उपजे हैं, और लालू यादव कर्पूरी ठाकुर की राजनीति से, और जेपी के कर्पूरी ठाकुर, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, वंशवाद में उससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता कि 1985 में जब विधानसभा का बिहार में चुनाव हो रहा था, तो दलित मजदूर किसान पार्टी के नेता थे वो, उनके पास लिस्ट आई सांसदों की, विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले पार्टी के उम्मीदवारों की। उन्होंने देखा कि उसमें उनका भी नाम है और उनके बेटे का भी नाम है, रामनाथ ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि ये क्या, ये कहाँ से आ गया? तो हुआ कि अब दूसरे सीट से लड़ेंगे, आप अपनी सीट से लड़े हैं। खुश करने के लिए लिस्ट आ गई थी। उन्होंने कहा ना, या तो ये लड़ेंगे या मैं लड़ूंगा, हम दोनों नहीं लड़ सकते हैं। इनको लड़ाना है तो मैं नहीं लड़ूंगा। अंत में सच्चाई तो ये है कि आज के दिन रामनाथ जी है ना भाई, मैं बता रहा हूँ बाबा, कर्पूरी ठाकुर 1988 में उनका देहांत हुआ, 89 हाँ, लेकिन उनके मरने के बाद विधायक भी, मैं कह रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीते जी परिवार को नहीं बढ़ाया, उन्होंने लालू यादव को बढ़ाया। लालू यादव उनके परिवार के नहीं थे, उनकी जाति के भी नहीं थे। लालू यादव ने उनके साथ क्या किया वो एक अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। राम मनोहर लोहिया का तो परिवार ही नहीं था। तो वो तो भारत के पहले ऐसे राजनेता थे जो कि लिव इन में रहते थे, पता नहीं आज होते तो क्या उनके बारे में कहा जाता। लोहिया साहब भी सीखे ना नहीं, वो लोहिया फूलपुर से लड़ते थे। एक बार लड़े हाँ, लेकिन हाँ, कन्नौज सीट का पहला सांसद 1967 63 में तो विधायक एमपी पहली बार वो बने थे। अब मुझे याद नहीं कि, तो हो सकता है कि बने हो तो, और वही मुलायम सिंह यादव को राजनीति में आगे बढ़ाए थे सबसे ज़्यादा। छोटे लोहिया कहा जाता नहीं, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र को कहा जाता था, मुलायम सिंह को नहीं। मुलायम सिंह अपने आप में, मुलायम सिंह के बारे में ये जरूर है कि 1979 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग हुई, तो हुआ कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन उस समय एक किस्सा है कि चौधरी चरण सिंह से कहा गया सबने कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो बोले इतना छोटा है इसको कोई नेता ही नहीं मानेगा। तो किसी ने कहा कि छोटा तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे और नेपोलियन भी था, लेकिन दुनिया ने नेता माना कि नहीं माना। खैर 10 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन गए, और वंशवाद इन लोगों की इस तरह से चल रही है। लेकिन ये बात है कि ये इन्हीं दोनों की समस्या नहीं है, सब जगह है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत इस मामले में इसलिए आगे है कि किसी ने इसको उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया। कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा था कि वंशवाद, लेकिन जब इनको आया तो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और इसी का नतीजा है कि ये चल रहा है। और अब ऐसा लगता है जैसे बाबा ने कहा कि कोई इसको नहीं देता है, क्योंकि हाँ न्यू नॉर्मल हो गया। क्योंकि जैसा कि 2014 के चुनाव में यूपी में अगर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 ही सीटें जीती थी, तो इसलिए कि वो परिवार वाले ही जीते, तो ये है। लेकिन बाबा हम ये कह के नहीं बच सकते, हम नहीं, मैंने उनके परिवार वाले, कि क्या करें कोई जीतता नहीं। आपने ऐसा वातावरण बनाया। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आइडियल सिचुएशन, ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन दुखद बात है या मानिए या जो भी, सच्चाई तो यही है ना इंडियन पॉलिटिक्स का। क्षेत्रीय दल चाहे आप जहाँ से भी ले लें, सुमित ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के और वो डीएमके तक चले गए, तमिलनाडु तक, हर जगह वही है। तो करे क्या, इसी में से आपको चूज करना है जी। कन्नौज पे आइए आप। कन्नौज से परिवारवाद की तरफ बढ़ेंगे। तो पत्नी, हाँ, नाम दिया था शुरू में, क्या पत्नी का बदला लेंगे अखिलेश यादव। आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, समीक देखिए यूपी के हैं ना, यूपी के हैं।
देखिए कन्नौज, मैं बता रहा हूँ आपको, कन्नौज सुब्रत पाठक साहब के टिकट पे भी पहले सस्पेंस था, हालांकि बाद में उनको मिला और उन्होंने डिम्पल यादव को हराया था। तो एक ये है कि पार्टी के लिए बड़ा ही एक उसकी बात हो गई थी, सम्मान की, कि डिम्पल हार गई हैं। तो ये चर्चा थी कि जो भैया जी आएंगे बदला लेने डिम्पल यादव, नहीं अब एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अश्विन एक बार देख लेंगे उधर। तो लेकिन ये बात सही है कि अखिलेश उसके पहले भी कई बार लड़े थे और वो कभी हारे नहीं वहाँ से, और सपा की स्ट्रांग होल्ड सीट मानी जाती थी। और हालांकि देखिए ये 2014-19 में ही हुआ कि बड़े बड़े स्टालवर्ट हारने लगे। अब राहुल गांधी का हारना अमेठी सीट से एक बहुत बड़ी बात थी, वरना ये माना जाता था कि गांधी परिवार के लोग आएंगे अमेठी रायबरेली से और जनता उनको, क्योंकि एक भावुक रिश्ता सा बन जाता है, जो बड़े नेता होते हैं वो जनता से एक अलग तरह से उनका कनेक्ट हो जाता है, और चाहे उस लेवल का डेवलपमेंट ना भी हो, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, हाँ कि हमारे बीच से कोई बड़ा, हाँ बड़ा नेता हमारे यहाँ से जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो फासला था 14-19 के बीच में, उसमें 1.25-2 लाख का अंतर आ गया, हाँ है ना, तो वो लगता है मोदी जी तो बाहर के, गुजरात के, ये यही बात है। तो एक वो फासला आ जाता, फिर लगता है यार बड़ा नेता लड़ेगा, कुछ बड़े बड़े काम कराएगा। और ऐसा नहीं कि रायबरेली या अमेठी के आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, जो जगदीशपुर और इस इलाके में बहुत दूर दूर के इलाके से लोग जाते थे। एम्स है आपका, IIIT है, मतलब रायबरेली अमेठी मिला के बोल रहा हूँ। तो 13,000 वोट से वो हर सुब्रत तो अंतर कम था, और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो एक वो अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो दोबारा जीतते हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब बात है कि जैसा एक सुब्रत पाठक का बयान था, सुब्रत पाठक मैंने उनके क्षेत्र का एक ड्राइवर था, मैं 2 दिन पहले कैब में जा रहा था, तो वो बता रहा था, तो वो बोलते थे क्षेत्र में कि मेरे पिता के पास मेरे पिता तब गाड़ी में चलते तब मुलायम सिंह साइकिल चलते थे, तो ये मेरा मुकाबला क्या करेंगे। सुब्रत पाठक ऐसा बयान देते थे वहाँ पे। अब वो देखिए सुब्रत पाठक लगातार चुनौती देते रहे हैं और इस तरह के बयान देते हैं, वो काइंड ऑफ आप समझिए कि वो एक तरह से इरिटेट करते हैं इन लोगों को, और दुखती रग है इनके लिए, इसलिए अखिलेश यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। और हालांकि बीजेपी दावा करती है कि इनका आखिरी गढ़ जो मैनपुरी है उसको भी हम इस बार ढहा देंगे। उन्होंने ठाकुर जयवीर सिंह को उतारा है, तो ठाकुर जयवीर सिंह को मैंने बता दिया सुनने, तो फिर अच्छा हालांकि डेटा रीचेक होना चाहिए, फैक्ट चेक का ज़माना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में तो बहुत चीज़ें फैल रही हैं, तो विजय सर शायद मानेंगे नहीं, खुद चेक करेंगे। तो वो अब ये है कि जो आप लोगों ने बड़ा एक एकेडमिक डिस्कशन लिया है कि भाई परिवार के अगर लोग हैं और वही विनिंग कैंडिडेट हैं तो क्या किया जाए। तो बात यह है कि एक तरह की ये पार्टियां ट्रैप में शायद फंस चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे परिवार को बढ़ाया और परिवार के लोगों ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वो एक अच्छे नेता के तौर पर भी तैयार हुए। धर्मेंद्र यादव को, जो कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, हमारे सीनियर थे, तो ऐसे करीब से भी उनको देखा है और एक मतलब एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं सपा की सरकार के टाइम पे। और जैसे इलाहाबाद से उनका एक कनेक्ट रहा है, इलाहाबाद के तमाम लोग उनसे उनके पास काम वाम को लेके जाते हैं, तो लोगों की हेल्प भी करते हैं। जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है ना, लोगों की हेल्प करना, व्यक्तिगत सहायता करना, कहीं काम फंसा हुआ फ़ोन कर देना, तो उस तरह के कैरेक्टर है। और 24/7 पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। और परिवार में बहुत सारे एक लोग होते हैं ना, परिवार के नाम पर टिकट मिल गया, कहीं से आके लड़े और जीत गए, लेकिन समाजवादी परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव उनमें से एक है। राम गोपाल यादव रणनीति बनाने में और जो दूसरी पार्टियों से हमें किसको लेना नहीं लेना है, वो लगातार एक मुख्य सलाहकार अखिलेश यादव के हैं। वो शिवपाल यादव की बात करें तो वो मुलायम सिंह यादव के टाइम से उनके, जब उस लेवल के नेता नहीं भी थे, तो वो लगातार 24 घंटे उनके साथ रहने वाले थे। कार्यकर्ताओं में अगर आप मानेंगे तो बहुत ज़बरदस्त पकड़ है शिवपाल यादव की, वो कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं। अखिलेश के बारे में तो चलिए ठीक है कि एक बड़े पिता के बेटे थे और 2012 के चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत की, तो पार्टी के नेताओं का दबाव था कि भाई अब उनको अखिलेश को मौका मिलना चाहिए, वो मिला। लेकिन शिवपाल ने बहुत मेहनत की बाबा, इसको आपने तो करीब से ही देखा है वो सब चीज़ों को, तो उस मेहनत को भी आप नज़रअंदाज नहीं करते। लेकिन मैं आप बात करूंगा कि पॉलिटिकल इसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, तो आपको ये नेगेटिव स्कोर पे ले जाता है। जबकि आपकी मुकाबला एक बीजेपी ऐसी पार्टी से है जहां पर वो ये क्लेम करती है कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुकाबला उस पार्टी से है। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस चीज़ को भुनाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि बीजेपी में परिवारवाद के एग्जाम्पल नहीं है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। अभी हम बात, हाँ मैं उसमें, हाँ है, मैं एक उदाहरण लूंगा कर्नाटक का। कर्नाटक में आप देखेंगे कि जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब हैं, वो पार्टी के वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं,
उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बेटे को उन्होंने उनके एक बेटे को सांसद का टिकट मिला जिसके खिलाफ ईश्वरप्पा साहब खड़े हुए हैं जिनको पार्टी ने तो लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे नहीं लगता कि मोदी या अमित शाह इसको लेके बहुत खुश होंगे, लेकिन चूंकि उनको पता है कि अगर हम इनको डाउन प्ले करेंगे तो येदियुरप्पा साहब बगावती टाइप के आदमी, एक बार बगावत कर चुके हैं तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब गांधी फैमिली आखिरकार येदियुरप्पा के बेटे को ही बनाना पड़ गया ना। हाँ, बढ़ाना पड़ा। तो लेकिन बाबा ये सवाल ये, लेकिन बीजेपी के पास इसका एक तर्क रहता है, उनका तर्क रहता है कि एक तो परिवार विशेष की पार्टी है कि भी मुलायम हटेंगे तो अखिलेश ही पार्टी सुप्रीमो बनेंगे, लालू हटेंगे तो तेजस्वी आएंगे। उन्होंने कहा हमारे बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि नेता का बच्चा अगर पॉलिटिक्स में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक अध्यक्ष हटेगा तो दूसरा उसी परिवार का अध्यक्ष बनेगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। इस मामले में मुझे लगता है वो थोड़ा स्कोर बेहतर कर लेते हैं इस मामले में। एक उदाहरण दे देता हूँ, आंध्रा का उदाहरण देख लीजिए। राहुल गांधी ने उस पद अध्यक्ष थे, जगन रेड्डी को मना हो गया, या सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, ये टेक्निकल बात है। गांधी परिवार ने यही बात की, यही तर्क दिया था, ये जरूरी है तुम थोड़े दिन को इंतजार करो, तो नए हो। जगन रेड्डी को कहा, आज पूरा स्टेट लेके बैठे हुए, ये भी तो रिस्क है ना परिवार में। ये बात मैंने कहा ना, वो ट्रैप में फंसने वाली बात, जो एक ज़माने में बहुत विचारधारा की राजनीति, जो समाजवादी, आप देखिए सबसे ज़्यादा जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो समाजवादी विचारधारा, जो उस समय जनता दल या उससे पहले और जो भारतीय लोक दल है, तो उससे बहुत सारे फ्रैक्शंस टूटे हर स्टेट्स में। कहीं जनता दल सेकुलर हो गया, कहीं आरजेडी बन गया, कहीं जनता दल यूनाइटेड बन गया, कहीं समाजवादी पार्टी बन गया, कहीं राष्ट्रीय लोकदल बन गया, हरियाणा में हो गया। वो सारे एक परिवार, मतलब एक समाजवादी विचारधारा से निकली हुई पार्टियां हैं और आज सब में परिवारवाद है। इसीलिए काउंटर कर रहा हूँ, समाजवाद से परिवारवाद को मत जोड़िए। दुनिया भर में परिवारवाद है। यू स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका, यू गो टू जापान, बुश की फैमिली, क्लिंटन फैमिली, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप चुनावों को जीत सकते हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों के वोट ला सकते हैं, तो चाहे वो डिम्पल हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे वो आदित्य हो, चाहे वो क्लिंटन हो, चाहे वो बुश हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आप बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है, बीजेपी वहां एज ले लेती है कि पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार से नहीं। बंगारू लक्ष्मण भी बन सकते हैं, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी आ जाते हैं, यहाँ पे मधोक साहब भी आ जाते हैं, और कौन मतलब बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के अध्यक्ष। नहीं, मैं बस एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, समाजवादी विचारधारा कहने से मेरा मतलब नहीं था कि उस विचारधारा के लोगों में परिवारवाद है। मेरा कहने, मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा था कि मैं फिर रोक रहा हूँ आपको। मुझे लगता है ना आप लोग मुझे उसमें जो टूट हुई वो धीरे धीरे वो पार्टियां परिवारवादी, चाहे वो इनेलो देख लीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी, मुझे ये पुर्णेंदु, ये पार्टियां अपने आप को समाजवादी कहती थी, ये समाजवादी नहीं है। इनको समाजवाद में आप मत तौलिए। हम जब न्यूट्रल एनालिस्ट होने के नाते अगर हम उनको समाजवादी कहते हैं तो मुझे उस पर आपत्ति है। मेरा एक इसमें से बहुत सारे फ्रैक्शंस बीजेपी के सहयोगी हैं, जैसे जनता दल से मांडिया से लड़ रहे हैं आपके वो। मेरी एक बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि नेतागिरी को, मतलब लीडरशिप जो इशू है ना, उसको हमको इतना सीरियसली ये नहीं लेना चाहिए कि भाई नेता बन गया तो परिवार करें। हमको अब जो इस जमाने में जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन की बात सुमित ने कही ना, हमको इसको नेता बनने को एज ए प्रोफेशन लेना चाहिए। जैसे हो गया ना कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर, वकील के घर में वकील, IAS बनता है तो पूरा फैमिली का फैमिली कई पीढ़ी बनता है। उसी तरह आप ये स्वीकार कर लीजिए कि नेता का बेटा नेता बनता है, तो उसमें जैसे हमारे बच्चे होंगे, सुनिए मेरी बात, हमारा कोई बच्चा होगा, उसको इंटर्नशिप कराना हो ना, बहुत इजी होगा, NDTV में करा देंगे। कोई बाहर वाला हो ना, वो 4 बार फोन करेगा आपको कि इंटर्नशिप कराएगा, तो आप कहेंगे यार HR से पूछ के बताऊंगा, इधर होगा ना। ये सच्चाई है, प्रोफेशन की सच्चाई है, इसको आप स्वीकार कीजिए। नेता का बेटा का नेता बनना, और चूंकि वो बचपन से रहता है, उसी घर में रहता है, उसी डाइनिंग टेबल पे खाता है, 365 दिन ना खाए माँ बाप के साथ तो थोड़े दिन भी, तो उसको मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं होती। एक दिन से बातचीत, हम अश्विन और मयंक सर से बात हो रही थी, तो परिवारवाद पे बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि चुनावों में जिस लेवल पे फंडिंग चाहिए, जिस लेवल पे खर्चा होता है, सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि ये बात सही है कि चुनाव लड़ना एक बहुत महंगा सौदा है। तो जो पॉलिटिक्स जिनके लेगेसी नहीं, जिसके पास
वो लोग इस एक काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर वो पेशेंस है कर पाने का। सामान्य आदमी शायद वो उस ढंग से कर नहीं सकता। सही बात है। पेशेंस नहीं है उनके पैसा पास, ही नहीं। फंडर्स मौजूद है कि उनके पिता को दे रहे थे उनके बेटे को देने लगे। कोई नया आदमी जाएगा पूर्णेंदु शुक्ला टाइप का तो उसको ढूंढने पड़ेंगे कहाँ से लगा है। इकट्ठा किया है, 4 कॉलेज चल रहे हैं, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। हाँ बाबा बोलिए बोलिए। लास्ट में एक नहीं आप बोलिए। खुल्लम खेल। मुझको एक बात खेल का बात है। कि वंशवाद आज चाय की टपरी की चर्चा हो गई है। वंशवाद की राजनीति की एक बुराई ये भी एक है जी। या जो कि परिवारों में दिखता है कि पारिवारिक संबंध तार तार होने लगते हैं। सबसे बड़ा शरद पवार के परिवार अभी दिख रहा सही है। बात तो एक तो ये है। दूसरी चीज कि बाबा की एक बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ कि उनको तैरना आता है। तैरना आता तो फिर नरेंद्र मोदी को तो डूब जाना चाहिए था। कोई पारिवारिक विरासत तो है नहीं, सही बात। नहीं वो ये नहीं कह रहे थे कि बाहर का आदमी नहीं आ सकता। मैं ये कहाँ कर रहा वो हूँ। ये कह रहे थे कि अंदर के आदमी को प्रिविलेज होता है। लेकिन अंदर के आदमी राजनीति में नहीं, कौन मैं होता यहाँ- है जो वंशवाद का है जो बहुत बेहतर किया हो। नहीं मैं वो नहीं कहता। मैं चाहता है। यहाँ तो ऐसे भी उदाहरण है जो कि एक बार आपने जिता दिया दूसरे बार नहीं जीत पाता है। अब संदीप दीक्षित की बात कर लीजिए आप। अब बेचारे एक बार सांसद बन गए, अब राजनीति का करीब करीब बाहर हो गए। नेहरू जी के बारे में कितनी आप पॉजिटिव बातें करते हैं। उनकी बेटी जो इंदिरा गांधी थी वो आप उनको सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर मानते ही नहीं। देखिए वो भी तो एक आप उदाहरण लगाना- आपने कहा सक्सेसफुल उदाहरण नहीं है आपने नहीं, कहा। मैंने ये कहा अरे आप अपवादों को लेकर के नहीं चल सकते। सही बात। अगर अपवादों को ही नियम बना दें तो नियम कुछ नहीं रह जाता है। मेरे कहने का बस ये है कि मुझे लगता है लोकतंत्र में पता नहीं ये बात कहीं गलत न लगे, बुरा न लगे कि ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के विरुद्ध है। लेकिन हमें लगता है कि परिवार जिस तरह से पूरा परिवार खासकर जैसे लालू का, नीतीश बाबा एक या मुलायम सिंह का या रामविलास पासवान का, इस पर राशनिंग होनी चाहिए। ये नहीं हो कि सिर्फ उन्हीं का परिवार हो फिर दूसरे के लिए लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। नहीं तो अपनी पार्टी बनाइए नहीं ना। ना राशनिंग आपको क्यों जाना है आरजेडी के? आपको आरजेडी और समाजवादी पार्टी में क्यों जाना है? अपनी पार्टी बनाइए, आप लड़िए, आप नहीं। वो उसकी मर्जी है। मैंने पहले ही इसीलिए कहा और- कि हो सकता है कि मेरी बात आप लोग नहीं राशनिंग होनी चाहिए। इनको लगता है राशनिंग होनी चाहिए। जैसे लगता है जनता वोट करके जीतता है भाई। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बोला कि ये लालू यादव का बेटा है ये बन गया एमपी। वोट तो जीतना। मीसा हार रही है ना भाई, लोकसभा चुनाव हार रही है। नहीं ये कैसे आप कह सकते हैं बाबा? क्यों हार गई है ना? दो बार हार चुकी है यार। 2 बार हारी है। 2 बार हारी है। बड़े बड़े लोग हारे हैं, बड़े बड़े के बच्चे हार गए। फैक्ट बता रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के बड़े लोगों के बच्चे हारे हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो लेकिन अल्टीमेटली जनता चुन के भेजती है ना भाई। तो एक वहां पे आके डिबेट जो है पूर्ण विराम हो जाता है। जी आप पूर्ण विराम करें। पूर्ण विराम। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत सवाल धन्यवाद। का जवाब नहीं मिला। अखिलेश बदला ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? ये तो 4 जून को पता चलेगा। वेरी स्मार्ट। थैंक यू।